Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पारद प्रकरण के अंतर्गत जो पारद में विभिन्न प्रकार के बंध किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं पारद का पर्यायवाची रस होता है। तो रस में मतलब कि पारद में जो चंचलता और दुर्ग्रहत्व को नष्ट के लिए जो भी क्रियाएं कहती हैं की जाती हैं उसे बंधन या रसबंध कहते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा में रसबंध की जो परिभाषा है वो ये है कि जिन जिन क्रियाओं के द्वारा पारद की चंचलता और दुर्ग्रहत्व का नाश होता है। ठीक है, चंचलता और दुर्ग्रहत्व के नाश के लिए जो भी क्रिया की जाती है उसका नाम बंधन या रसबंध होता है। पारद बद्ध होने पर अपना द्रव्य रूप छोड़ देता है तथा कठिन खंड या चूर्ण आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब इसका बंधन हो जाता है तो अपना जो लिक्विड फॉर्म होता है वो छोड़ देता है तो और सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, या तो खंड के रूप में या तो चूर्ण आदि के रूप में। ऐसी स्थिति में इसकी चंचलता खत्म हो जाती है और इसको आसानी से एकत्र या पकड़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो रसबंध के नाम अगर देखे जाएं तो पारद के टोटल जो हैं वो 25 बंध बताए गए हैं। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो बंध है वो है हठबंध। नाम देखते हैं, फिर इनके बारे में जो डेफिनेशन है और किस प्रकार से किए जाते हैं वो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहला है वो हठबंध होता है, फिर आरोट बंध, आभास बंध, क्रियाहीन बंध, पिष्टिका बंध, छार बंध, खोट बंध, पोट बंध, कल्क बंध, कज्जली बंध, सजीव बंध, निर्जीव बंध, निर्बीज बंध, सबीज बंध, श्रृंखला बंध, द्रुति बंध, बालक बंध, कुमार बंध, तरुण बंध, वृद्ध बंध, मूर्ति बंध, जल बंध, अग्नि बंध, संस्कृत बंध, महाबंध। ठीक है, ये टोटल 25 बंध होते हैं। और कुछ आचार्य जो हैं 26वां बंध भी मानते हैं, जिसे जलूका बंध कहा जाता है। इसका उपयोग स्त्रियों के मैथुन को शीघ्र द्रवित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शनल 26वां बंध है जो जलूका बंध है, जो स्त्रियों में यूज़ होता है। तो अब देखते हैं जो इन सब की डेफिनेशन है और किस प्रकार से ये होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो आता है हठबंध। तो हठबंध क्या होता है कि पारद का सम्यक शोधन किए बिना जब उसका बंधन किया जाता है, मतलब कि जो पारद के शोधन की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, जो संस्कार होते हैं और जो शोधन के लिए जो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहे तो कम देख सकते हैं उसको। तो उसका सम्यक शोधन मतलब कि प्रॉपर शोधन किए बिना जब उसका बंधन किया जाता है तो उसे हठबंध कहलाते हैं। इसके सेवन से मृत्यु अथवा जटिल व्याधि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, मतलब कि शोधन तो किया नहीं है, तो जब शोधन नहीं किया तो उससे जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो प्रॉपर नहीं निकल सकते हैं, और अगर इसका सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है व्याधि या मृत्यु हो सकती है। इसके बाद देखते हैं आरोट बंध। तो आरोट बंध भी बताया कि अच्छी प्रकार से शुद्ध किए गए पारद का जब बंधन किया जाता है तो वह आरोट बंध कहलाता है। अब पारद को अच्छे से शुद्धिकरण कर लिया तो फिर अब उसमें टॉक्सिक पदार्थ तो निकल गया, अब उसके बाद जब उसका बंधन किया जाएगा तो वो आरोट बंध कहलाते हैं। और यह क्षेत्रीकरण के लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और उपयोग करने से धीरे धीरे ये व्याधियों को नष्ट करता है। यहाँ जो क्षेत्र का मतलब होता है, क्षेत्र का अर्थ शरीर है। ठीक है, तो ये शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है, मतलब क्षेत्रीकरण मतलब कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उससे रिलेट किया गया है यहाँ पे। ये हो गया आरोट बंध। अब फिर इसके बाद देखें तो आता है आभास बंध। ठीक है, तो पारद में जब धातु एवं वनस्पतियों की भावना देकर पुटपाक किया जाता है तब पारद के स्वाभाविक चांचल्य को त्याग कर बद्ध हो जाता है। तो जब पारद में जो धातु और वनस्पतियों की भावना देते हैं उसके बाद उसका पुटपाक किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पुटपाक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग। पुटपाक किया जाता है तब पारद अपने स्वाभाविक चांचल्य को त्याग कर बद्ध हो जाता है, और ऐसे पारद को आभास बंध पारद कहते हैं। और यहाँ पे पारद के स्वाभाविक गुणों का परिवर्तन हो जाता है। जो लोग पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट, जैसे पुटपाक कहाँ किया जाता है या फिर कौन से बंध में जो है पारद स्वाभाविक गुणों को छोड़ देता है,
तो इस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो पारद जो है अपने नेचुरल जो गुण हैं उनमें जो है परिवर्तन हो जाता है। अब फिर इसके बाद देखें तो जो अगला आता है वो होता है क्रियाहीन बंध। ठीक है, तो क्रियाहीन बंध क्या होता है कि शोधित पारद को जब अशोधित लोहादि धातुओं के साथ मिलाकर बंधन संस्कार किया जाता है। शोधन, पारद का तो शोधन कर दिया, लेकिन जो लोहादि धातुएं हैं उनका शोधन नहीं किया और दोनों को मिक्स कर दिया और उसके बाद उनका बंधन किया गया, तो उसे क्रियाहीन बंध कहते हैं। और क्रियाहीन बंध कहते हैं। और ऐसे पारद के सेवन काल में अपत्य करने पर लाभ के बदले बड़ी हानि हो सकती है। अब यहाँ पे तो पारद को के अंदर तो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अशोधित लोहादि धातुओं को मिलाकर अगर संस्कार किया जाता है तो उसे क्रियाहीन बंध कहते हैं। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी, ऐसे पारद के सेवन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है पथ्य और अपथ्य क्या, क्योंकि अगर अपथ्य करेंगे तो जो लोहादि धातुओं के जो सब्सटेंस हैं, जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, ठीक है, वो फिर शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, सो ये हो गया क्रियाहीन बंध। फिर इसके बाद देखते हैं पिष्टिका बंध। ठीक है, तो पिष्टिका बंध किसे कहते हैं देखते हैं कि तीव्र धूप में खूब बलपूर्वक पारद का मर्दन करने से पारद की मक्खन के जैसे पिष्टि बन जाती है। ठीक है, बलपूर्वक मतलब कि जोर लगा करके, वेट रख करके पारद का मर्दन किया जाए तब उसकी मक्खन जैसी पिष्टि बन जाती है। और पारद के इस प्रकार के बंध को पिष्टिका बंध कहते हैं। ठीक है, और यह पिष्टिका बंध पारद जठराग्नि को दीप्त करता है और विशेष रूप से यह भोजन का पाचन भी करता है। तो पारद जठराग्नि क्या होती है? जो पारद अपने अंदर जो पारद की जठराग्नि तीव्र करने से यह तात्पर्य है कि जो पारद अन्य लोहादि धातुओं को अपने अंदर जो समा लेता है उसकी स्पीड जो होती है, उस प्रोसेस की जो स्पीड होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से इसे पिष्टिका बंध कहा गया है। ठीक है, और ये जो क्षार बंध है इसका प्रयोग जो होता है को पारद की जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और इसके प्रयोग से जो शरीर की पुष्टि होती है तथा उदर शूल रोग का नाश करता है। ठीक है, तो क्षार बंध के प्रयोग से पारद की जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर को पुष्ट करता है तथा उदर शूल व्याधि का नाश करता है। सो ये हो गया क्षार बंध। फिर देखते हैं इसके बाद खोट बंध। तो खोट बंध में बताया गया कि जिस बंधन विधि के द्वारा पारद गोली के रूप में बनाया जा सकता है तथा वह तीव्र आंच पर बारंबार धमन करने पर भी धीरे धीरे क्षीण होता है, तब उसे खोट बंध कहते हैं। मतलब कि पहले तो उसको गोली के रूप में बना लें और उसको अगर तीव्र आंच पे रखें तो धमन करने पर भी वो धीरे धीरे क्षीण हो, तब उसको खोट बंध पारद कहते हैं। ठीक है, और इसके सेवन से शीघ्र ही सभी प्रकार के रोगों का नाश होता। इसके बाद देखते हैं पोट बंध या रसपरपटी या फिर परपटी बंध, इसको परपटी बंध भी कहते हैं। सो उसके बारे में अगर देखें तो शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक निर्मित कज्जली को आंच पर पिघलाकर गोमय स्थित कदली पत्र पर डालकर दूसरे कदली पत्र से ढककर गोमय की पोटली से दबाकर चिपटी कर देने पर पारद को पोट बंध कहा जाता है और इसको परपटी बंध भी कहते हैं। और यह बालकों से लेकर मनुष्य तक में होने वाले समस्त रोगों का नाश करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये परपटी कल्पना का ही एक स्वरूप है। ठीक है, परपटी कल्पना ही है, रसपरपटी कहते हैं। सो इसी को यहाँ पे बंध के रूप में भी बताया गया है। ठीक है, परपटी में भी बताया गया था कि इसको पोट बंध कहते हैं। ठीक, सो ये है परपटी या रसपरपटी। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो वो होता है कल्क बंध। तो कल्क बंध में बताया गया कि स्वेदन मर्दन आदि संस्कारों के क्रम में जब पारद पंख के सदृश हो जाता है तो इसे ही कल्क बंध कहते हैं और यह जिन जिन योगों में दिया जाता है उनके कथित यथार्थ फल को देने वाला होता। तो स्वेदन मर्दन आदि संस्कारों के क्रम में जब पारद पंख के सदृश मतलब कीचड़ के सदृश हो जाता है तो उसे ही कल्क बंध कहा जाता है, या जिन जिन योगों में दिया जाता है उनके कथित यथार्थ फल को देने वाला होता है। जब फिर इसके बाद देखते हैं कज्जली बंध। तो कज्जली बंध शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को एकत्र घोटकर अत्यंत बारीक काजल समान श्लक्षण चूर्ण बना दिया जाता है, इसी को कज्जली बंध कहते हैं। ठीक है, सो परपटी कल्पना में भी बताया गया है कज्जली का निर्माण, सो उसी को बताया गया कज्जली बंध। और ये जिन जिन योगों में कज्जली डाली जाती है उनको भी कज्जली बंध ही कहते हैं और जिस योग में कज्जली का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी कज्जली बंध ही कहा जाएगा। सो हो गया कज्जली बंध। फिर इसके बाद देखते हैं सजीव बंध। तो सजीव बंध मतलब कि भस्म हो जाने पर भी पारद अग्नि पर उड़ जाता है।
और ऐसे पारद भस्म को सजीव बंध कहते हैं। मतलब जब भस्मीकरण करे तो जो पारद अग्नि पर उड़ जाए, और ऐसे पारद को सजीव बंध कहते हैं। ऐसा पारद ना तो भस्म का कार्य करता है और ना ही जरा एवं व्याधि का विनाश करता है, क्योंकि पारद तो उड़ गया है अग्नि में, तो फिर फायदा नहीं है। तो ना ही ये भस्म का कार्य कर सकता है और ना ही जरा और व्याधि का विनाश कर सकता है। इसके बाद देखते हैं निर्जीव बंध। ठीक, तो निर्जीव बंध में पारद में प्रथम अभ्रक और गंधक का जारण कर फिर उसका भस्म बना लिया जाता है। ठीक है, और इस पारद भस्म को निर्जीव बंध कहते हैं। तो जिसमें अभ्रक और गंधक का पहले जारण किया जाता है, फिर उसकी भस्म बनाई जाती है, तो उसे निर्जीव बंध कहा जाता है, और यह संपूर्ण रोगों का तत्काल नाश करता है। ठीक, फिर इसके बाद देखा जाए तो आते हैं निर्बीज बंध। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा निर्जीव सजीव और निर्बीज सजीव से। तो निर्बीज बंध जो होता है, तो शुद्ध पारद में प्रथम चतुर्थांश भाग स्वर्ण का जारण करें, तत्पश्चात समान भाग गंधक डालकर पिष्टि बना लें। अब सबके समान भाग में पृथक से गंधक लेकर शराब में पिष्टि के ऊर्ध्वांग गंधक डालकर संपुट को बंद कर आंच देकर उसकी भस्म बना ले। इसे पारद का निर्बीज बंध कहते हैं, और यह संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला होता है। मतलब कि शुद्ध पारद के प्रथम चतुर्थांश भाग स्वर्ण को जारण कर लिया गया, तत्पश्चात उसी के समान भाग गंधक डालकर हमने पिष्टि बना ली, और सबके समान भाग में पृथक से गंधक लेकर शराब में पिष्टि के ऊर्ध्वार्ध गंधक रखकर संपुट को बंद कर आंच देकर उसकी भस्म बना ली, और इसे ही जो होता है निर्बीज बंध कहा जाता है। ठीक, अब फिर इसके बाद सबीज बंध की बात की जाए तो अभ्रक सत्व स्वर्ण रजत ताम्र और कांत लौह का क्रमशः पारद के साथ जारण कर उसकी पिष्टि बना ली जाए। अब इसी पिष्टि के 6 गुना गंधक मिलाकर अच्छी प्रकार से मर्दन कर पुटपाक द्वारा इसकी भस्म अगर बना ली गई तो इसे सबीज बंध कहते हैं, और इसे ही सबीज बंध कहते हैं, और यह विपुल प्रभाव वाला होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, यह विपुल प्रभाव वाला होता है। फिर देखते हैं इसके बाद श्रृंखला बंध। ठीक है, तो श्रृंखला बंध में आ जाता है कि जब हम वज्र वैक्रांत आदि के द्वारा मारित पारद अथवा वनस्पति द्वारा मारित पारद, इन दोनों प्रकार की भस्म को एकत्र कर समान मात्रा में घोट कर रख लें। बद्ध पारद के इस मिश्रण को श्रृंखला बंध कहता है। ठीक है, तो वज्र वैक्रांत आदि के द्वारा पारद का मारण किया गया, फिर उसके बाद वनस्पति के द्वारा अलग से मारण किया गया, और इन दोनों की भस्में बनाई और उन दोनों को घोटकर एक साथ रख लिया गया। तो इस तरह के मिश्रण को श्रृंखला बंध कहते हैं। यह शरीर को दृढ़ करने वाला होता है। ठीक है, इससे शरीर दृढ़ होता है, और यह वेग से शरीर में व्याप्त होकर आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न करता है, बहुत ही अच्छे प्रभाव उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए ध्रुति बंध, तो ध्रुति बंध में बाह्य ध्रुति संस्कार के पश्चात पारद को शास्त्रोक्त विधि से बद्ध या भस्म कर लें, और ऐसे पारद को ध्रुति बंध कहते हैं। इस ध्रुति बंध पारद का रजिका मतलब कि षडशप चतुर्थांश मात्रा में कुछ दिन सेवन करने से यह दुसाध्य रोगों को भी नष्ट कर देता है। मतलब कि जो रोग दुख साध्य होते हैं उन रोगों को भी यह नष्ट कर देता है। ठीक, फिर इसके बाद अगर देखें बालक बंध को, तो पारद में समान भाग अभ्रक जारण करने के बाद यदि पारद का भस्म कर दिया जाए, ठीक है, और पारद को बालक बंध या बाल बंध पारद कहते हैं। ठीक है, तो पारद के समान भाग अभ्रक का जारण किया गया और उसके बाद पारद का भस्मीकरण कर दिया जाए तो उसे बाल बंध कहते हैं। ठीक है, और उचित अनुपात से अगर सही ढंग से इसके लेंगे तो ये उत्तम रसायन, भावी रोगों का नियंत्रण करने वाला तथा रोगों के उपद्रवों और अरिष्ट लक्षणों सहित कई रोगों का नाश भी करता है। तो ये हो गया बाल बंध। अब इसके बाद अगर कुमार बंध की बात की जाए तो पारद में द्विगुण अभ्रक मतलब कि 2 गुना अभ्रक जीर्ण करने के बाद जो भस्म बनाई जाती है उसे कुमार बंध पारद कहते हैं। और इस पारद को यदि 1 चावल की मात्रा में 3 सप्ताह तक सेवन किया जाए तो यह संपूर्ण पाप कर्मच कुष्ठ आदि रोगों का नाश करता है। तो कुष्ठ के लिए अगर पूछा जाए तो कुमार बंध का प्रयोग किया जाता है और इसे उत्तम रसायन भी कहा गया है। ठीक, सही हो गया कुमार बंध। फिर इसके बाद अगर देखें तो तरुण बंध आते हैं। तो
तो तरुण बंध मतलब पारद में यदि चतुर्गुण अभ्रक 4 गुना अभ्रक का जारण कर फिर उसका भस्म बना लिया जाए तो उसे तरुण बद्ध पारद कहते हैं। यह रसायन में श्रेष्ठ होता है और 3 सप्ताह तक प्रयोग करने पर यह सब प्रकार की व्याधि को नष्ट करता है एवं वीर एवं बल की वृद्धि करता है। तो अभ्रक के तो पारद के चतुर्गुण अभ्रक का जारण कर फिर उसका भस्मीकरण जो होता है उसे तरुण बद्ध कहते हैं। ठीक है, और यह वीर्य और बल की वृद्धि करता है। फिर इसके बाद आता है वृद्ध बंध। तो वृद्ध बंध में बताया गया कि पारद में 6 गुना अभ्रक का जीर्ण करने पर उसका निरुद्ध भस्म बना लिया जाए तब उसे वृद्ध बंध कहते हैं। और यह भस्म देह एवं लौह दोनों में अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, पारद के 6 गुना अभ्रक के जीर्ण करने को और फिर उसके बाद उसका निरुद्ध भस्म बना लेने को वृद्ध बंध कहते हैं। फिर इसके बाद देखें अगर तो मूर्ति बंध। ठीक है, तो मूर्ति बंध में बताया गया कि पारद में अभ्रक का जारण किए बिना वनस्पतियों के द्वारा तीव्र अग्नि सहन करने की शक्ति पैदा कर देने को मूर्ति बंध कहते हैं। ठीक है, मूर्ति बंध रस कहते हैं। पारद में अभ्रक का जारण नहीं किया गया, ठीक है, और वनस्पतियों के द्वारा ही उसको तीव्र अग्नि सहने की शक्ति पैदा कर दी गई तो उसे मूर्तिबंध कहते हैं। अग्नि पर इसका क्षय नहीं होता, सभी प्रकार के रोगों में प्रयोग से यह निरुपम फल देने वाला हो जाता है। तो अग्नि पे प्रयोग करने से इसका भस्मीकरण या वाष्पीकरण नहीं होता है और ये बहुत ही लाभदायक बताया गया है। फिर इसके बाद आते हैं जलबंध। ठीक है, जलबंध में बताया गया शिलोदक मतलब कि शिला तोय आदि विशेष जल से जब पारद का बंधन किया जाए और यह जलबंध पारद वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को दूर करता है और जिस योग इसके साथ प्रयोग होता है उसके संपूर्ण फल देने वाला होता है। मतलब कि जो शिला तोय है, शिलोदक होता है, उसके साथ इसका बंधन किया जाता है। ठीक, और जो जलबंध कहलाता है और ये जिस भी योग के साथ दिया जाता है तो उसके गुण का संपूर्ण फल मतलब कि फुल पोटेंसी पे काम करता है। फिर इसके बाद देखते हैं अग्निबंध। अग्निबंध में बताया गया है कि केवल पारद या अन्य किसी पदार्थ या पदार्थों के साथ जब अग्नि के द्वारा दमन कर गुटिकाकार बना लिया जाता है तब इसका अग्नि पर क्षय नहीं होता तो इसे अग्निबंध पारद कहा जाता है। तो जब यह पारद अन्य किसी पदार्थ या पदार्थों के साथ अग्नि के द्वारा दमन कर गुटिकाकार बना लिया जाता है तब इसका अग्नि पर क्षय नहीं होता और इसे अग्निबंध पारद कहा जाता है। यह खेचरी सिद्धि को देने वाला होता है, मतलब कि आकाश में उड़ने या खेचरी मुद्रा की सिद्धि को देने वाला यह होता है तो इसे अग्निबंध कहा गया है। फिर इसके बाद देखें अगर तो आता है संस्कृत बंध। ठीक है, तो संस्कृत बंध में क्या होता है कि विष्णु क्रांता सोमलता या सोमलता, जलखुंबी, धतूरमूल, इंद्रायण, नागनीकंद मतलब कि लक्ष्मणाकंद, विकंकत, पियावाशा, वृश्चिक घास, हस्तिशुंडी, हंसपदी, मुग्धपर्णी एवं राई, इन सबको कुमारी घी और इन सबको कुमारी गौ के मूत्र से गौ के मूत्र में पीसकर कल बना उसके साथ पारद को घोटकर गोला बनाकर बालुका यंत्र में पाक करें। ठीक है, पाक के पश्चात इसे पुनः धातु भस्मों के साथ मर्दन कर उपयुक्त यंत्र द्वारा पाचन कर पारद को मूर्छित कर लें और इस प्रकार के बंध को संस्कृत बंध कहते हैं। मतलब कि जो औषधियाँ दी गई हैं इन सबको कुमारी गौ के मूत्र में पीस कर कल्क बना ले और उसके साथ पारद को घोटकर गोला बनाकर बालुका यंत्र के द्वारा पाक किया गया। पाक के पश्चात इसे पुनः धातु के साथ मर्दन कर धातु भस्मों के साथ मर्दन कर इसका पाचन किया गया। ठीक है, और उसके बाद मूर्छित किया गया, तब उसके बाद जो बंध कहेंगे उसे संस्कृत बंध कहा गया है। इसके बाद देखते हैं तो महाबंध में स्वर्ण या रजत के साथ पारद को धमन कर लिया जाए और इस एक रूप पारद को जब पुनः धमन किया जाए तो इसके भार में कमी ना हो, अर्थात ये अक्षीण रहे, गुटिकाकार हो, भारी हो और बहुत काल तक चमकता रहे, पीटने पर नमक की तरह चूर चूर हो जाए और घिसने पर मैल न छोड़े तथा गर्म करने पर शीघ्र द्रवित हो जाए किंतु किसी प्रकार की गंध न छोड़े, तो ऐसे बंध पारद को महाबंध कहते हैं। तो स्वर्ण या रजत के साथ पारद को धमन कर लिया जाए और जब इस पारद को फिर से धमन किया जाए, मतलब कि एक बार तो बना लिया और फिर से धमन किया जाए तो इसमें कमी ना हो, मतलब कि छीण ना हो, गुटिकाकार हो, भारी हो, हैवी हो, ठीक है, बहुत काल तक शाइनी हो, चमकता रहे, पीटने पर नमक की तरह चूर चूर हो जाए, मतलब ब्रिटल हो, घिसने पर मैल न छोड़े, गर्म करने पर शीघ्र ही द्रवित हो जाए, जैसे उसको गर्म किया तो वो
लिक्विड फॉर्म में आ जाए किंतु किसी प्रकार की गंध न छोड़े, तो ऐसे बंध को पारद का महाबंध कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं आखिरी जलूका बंध। इसे कई आचार्यों ने नहीं माना है, ठीक है। इसे जो 25 प्रकार के बंध हैं उनके अंतर्गत नहीं माना है, लेकिन बताया है, ठीक है। सो ये 26वां जलूका बंध है। तो शुद्ध पारद के एक भाग में आधा भाग स्वर्ण अथवा चौथाई भाग शीश का जारण कर पारद के षोडशांश मात्रा में एरंड बीज, सेमल बीज, भांग, श्लेष्मातक, मालकांगनी, छोटी बेर, तिल एवं तेजपात के चूर्ण को तप्त खरल में अच्छी प्रकार घोटने से पारद में जलूका तैयार हो जाता है और इसे जलूका बंध कहते हैं। मतलब कि शुद्ध पारद एक भाग लेंगे, इसका आधा भाग स्वर्ण, चौथाई भाग शीश का जारण कर पारद से षोडशांश मतलब 1/16 मात्रा में एरंड बीज, सेमल बीज, भांग, श्लेष्मातक, मालकांगनी, छोटी बेर, तिल एवं तेजपात के चूर्ण को तप्त खरल में अच्छी प्रकार से घोट लेंगे और इससे जो पारद का जलूका तैयार होता है इसे जलूका बंध कहते हैं। और ये हो गए सभी प्रकार के बंध। आई होप आपको ये बंध समझ में आए होंगे। अगर वीडियो, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट के हिसाब से भी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है और कई बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं, सो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और पीजी प्रिपरेशन के हिसाब से भी कई बार इससे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।